तो अब हम लोग करते हैं मैग्नेटिज्म का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन की जरूरत है। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और वो भी उसकी एक्सिस पर निकालनी है, राइट। तो मैं पहले बता दूं कि यहां पर विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा है और इस विजुअलाइजेशन को करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे और बहुत सारी चीजें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। तो पहले तो मैं एक सेमी सर्कुलर वायर दिखा देता हूं कि हम लोगों के पास एक सेमी सर्कुलर वायर है। तो ये हम लोगों का सेमी सर्कुलर टाइप का एक वायर होगा, ओके। ये इसका सेंटर है O और इस वायर पर कोई एक करंट फ्लो कर रहे हैं और वो करंट सपोज I के इक्वल है, ये करंट I के इक्वल है और हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो यहां पर एम्पियर्स लॉ तो लगा नहीं सकते। क्यों एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते? एम्पियर्स लॉ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर अच्छी खासी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। एम्पियर्स लॉ लग तो जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अच्छी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लोग क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ से निकालेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ के लिए फॉर्मूला क्या था, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r3। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। एक बात मैं लगातार बता रहा हूं पूरे मैग्नेटिज्म में कि सारा खेल यहां पर डायरेक्शंस का, जो डायरेक्शंस के साथ डील करना सीख गया वो मैग्नेटिज्म सीख गया। तो यहां पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, यहां पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे और सब ने एक्सिस पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी। तो मैं क्या करता हूं, छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, ये वाला। इस एलिमेंट को हमने बोल दिया dl और इस एलिमेंट पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, उस करंट की वैल्यू कितनी थी, I थी। इस करंट की वजह से एक्सिस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग थंब को करंट के पैरेलल रखते थे और फिंगर्स को इस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करते थे। तो जो पुश करने की डायरेक्शन आती थी वो मैग्नेटिक फील्ड आती थी। इसका मतलब अगर ये R वेक्टर होगा तो पुश करने की डायरेक्शन ऐसे आएगी। मान लो एलिमेंट यहां पर होता, मान लो वो एलिमेंट यहां पर होता और हमें इस एक्सिस पर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आती ना, इस तरीके से। इसका मतलब इस एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होंगी, और चेक कर लेते हैं इसकी वजह से कहां पर आती। तो इसकी वजह से अगर निकालते तो वो ऐसे आती। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहे हैं, ध्यान सुनना, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। मतलब ये एक आधा कोण बना रही होंगे। गॉट इट? मेरी बात समझ में आई? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो इन्हीं सारी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना। इतनी बात समझ में आई? तो इसका तरीका क्या होगा ये सोचना। मैंने बोला था क्वेश्चन स्लाइटली नहीं, काफी अच्छा खासा डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट कहने का रीजन मेरा क्या है, डिफिकल्ट कहने का रीजन है कि हमारी विजुअलाइजिंग पावर बहुत बेकार है। तो जिनकी विजुअलाइजिंग पावर बेकार है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट जिनकी विजुअलाइजिंग पावर ठीक है या जिन्होंने अपनी पावर को डेवलप किया, वो कुछ इनबिल्ट नहीं होता है कि बचपन से हो गई, जो विजुअलाइज करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो उनकी विजुअलाइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो विजुअलाइजिंग पावर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सुनना ध्यान से। इसका एक रिप्रेजेंटेशन और बना देता हूं, मतलब ऐसे बना देता हूं, ये हम लोगों की रिंग थी और ये सेंटर था। ऐसे कुछ 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बट 2D में कितना अच्छा ही 3D बन पाएगा, ये तो समझते ही होगे। तो यहां पर हम लोगों ने एलिमेंट लिया था ऐसे, और इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रही थी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जो डिस्टेंस हम लोगों ने चुना था उसको मान लेते x। इस एक्सिस को हमने मान लिया कि x एक्सिस है, राइट। इस एक्सिस को मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है, इसको मान लेते हैं दिस इज y एक्सिस, और ये x एक्सिस थी तो ये वाली हो गई z एक्सिस। सारा खेल विजुअलाइजेशन का, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। एक तरीका और हो सकता है छोटा सा, मतलब विजुअलाइजेशन दिखाने का, अभी डिस्कस करूंगा मैं उसको।
इस एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी। पहले समझना क्या क्या तरीका होगा, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जो भी एक एलिमेंट चूज कर लो, जैसे हम लोगों ने ये चूज किया, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इसके अलोंग निकाल लो, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इसके अलोंग निकाल लो, और एक निकाल लो इसके परपेंडिकुलर। मेरी बात को ध्यान सुनना, जो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी उसका एक कंपोनेंट मैंने इस एक्स एक्सिस की तरफ निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया परपेंडिकुलर। तो यार इसके सामने एक एलिमेंट और भी होगा, उस पर करंट ऐसे और एक थंब रखोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगी। एक की इधर आई थी तो एक की ऐसे आ जाएगी। इसका ये कंपोनेंट तो उसमें ऐड हो जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा। मतलब इस वाले का कंपोनेंट इधर आया था और दूसरे वाले का इधर आया था, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा इसके इस कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के जो ऊपर वाले कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करनी, ये बात हमें पहले से ही पता चल गई है। और ये कौन सी डायरेक्शन थी? वाई डायरेक्शन। तो एक बात तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि वाई डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। वाई डायरेक्शन में कोई भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्सिस के उस पॉइंट पर। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक, ओके। एग्जिस्ट कहां पर करनी? एक तो इस एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करनी और दूसरा जेड एक्सिस पर एग्जिस्ट करनी। ओके, समझ में आ रहा है? विजुलाइजेशन एक बार फिर दिखा रहा हूं। इस एलिमेंट की वजह से थंब ऐसे रखा, फिंगर्स को एक्सिस की तरफ किया तो पुश करने की डायरेक्शन इधर आ गई, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। सामने वाला एलिमेंट होगा, थंब ऐसे रखेंगे, फिंगर्स ऐसे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। मतलब एक की वजह से इधर और दूसरे की वजह से इधर। इसका एक कंपोनेंट निकाल लो, ये निकाल लो, ये सब ऐड हो जाएंगे। इनके ये वाले कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे, फिर इन कंपोनेंट के फिर ये कंपोनेंट निकालना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले ऐड। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल कहां एग्जिस्ट करनी? इस एक्सिस पर और इसके ऊपर की तरफ। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करनी और ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करनी। ये वाली जो एक्सिस हम लोगों ने मानी थी, कौन सी वाली एक्सिस थी? वाई एक्सिस थी। और ये वाली कौन सी थी? एक्स एक्सिस थी। और ये वाली जो एक्सिस आ रही थी वो जेड एक्सिस थी। ओके, अब क्या करते? जो हमने एलिमेंट लिया था उसके इस एंगल को मान लेते थीटा। जो हमने एलिमेंट लिया था उसको मान लिया एंगल थीटा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट था इसने यहां पर जो एंगल बनाया होगा वो डी थीटा होगा। थीटा एंगल पर डी थीटा का चेंज ले लिया। सर्किल में डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही। तो ये वाली जो लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई आर डी थीटा। जो एक्चुअली हम लोग डीएल लिख रहे हैं उसकी लेंथ आ गई आर डी थीटा। हमें डीएल भी तो लिखना है, आर डी थीटा। ये रेडियस के इक्वल थी और हमें इस एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से ये एक्स था और ये आर था, तो ये कितना आएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर। मैंने बोला तगड़ा विजुलाइजेशन है यहां पर। मतलब ये डिस्टेंस कितनी थी? एक्स थी। और ये कितना था? आर। तो ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मतलब एलिमेंट की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी वो हमें पता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डीबी आई थी उस डीबी की वैल्यू लिख लेते हैं। उस डीबी की अगर वैल्यू लिखना चाहेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट कितना था? आई। फिर इसके बाद लेंथ डीएल, और वो डीएल कितना था? आर डी थीटा था। डीएल की वैल्यू तो आर डी थीटा के इक्वल थी ना। डीएल साइन थीटा याद रखना, लेकिन वो थीटा क्या था? डीएल और आर के बीच का एंगल। तो यहां पर ये डीएल था और ये आर था और दोनों परपेंडिकुलर था। जो हम आर ले रहे हैं वो डीएल के परपेंडिकुलर है। डीएल ऐसे था और ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा, तो थीटा था 90
और साइन 90 कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो साइन 90 हो गया 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो डिस्टेंस कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हमें थीटा एंगल पर जो छोटा सा एलिमेंट था जिसने सेंटर पर डी थीटा का एंगल बनाया था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के साथ ऐसे आ रही थी कुछ। अब इसके अगर एक कंपोनेंट करने दो फिर एंगल पता होना चाहिए, राइट। तो एंगल के बारे में समझना, मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल था वो एंगल थीटा था। मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल था वो थीटा था, मतलब ये वाली लाइन जो इसके साथ एंगल बना रही वो कितना हो गया, थीटा। और ये था 90, ये कितना था 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर यहां अब ये पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी, 90 माइनस थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट कितना आएगा, cos 90 माइनस थीटा वाला आएगा, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा उससे हम लोग बोल सकते हैं dB cos 90 माइनस थीटा एंड दिस इज sin थीटा। dB cos माइनस थीटा इक्वल टू dB sin थीटा, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट। अब ये निकाल लो तो वो कितना आएगा, sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। तो जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा कितना, साइन। ये वाला साइन आ गया तो वो वाला कॉस आ जाएगा, ठीक। ये कितना था dB, उसका एक कंपोनेंट कितना आ गया dB sin थीटा। ये वाला कितना आ गया dB cos थीटा। अब ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ऐसा था कुछ, एक इधर आ गया तो वो जो कंपोनेंट आएगा वो इसके पैरेलल आएगा, मतलब जो दूसरा कंपोनेंट आना है dB cos थीटा वो इसके पैरेलल आएगा। और ये वाला एंगल बन रहा था कितना, ये वाला एंगल हम लोगों ने माना था थीटा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर ठहरते हैं, ये वाला थीटा और वो थीटा अलग अलग थे, तो उसको हम लोग मान लेते कुछ अल्फा। अल्फा तो ये हो जाएगा अल्फा। ये जो एंगल था वो अलग था और ये एंगल अलग था, इसको हम पहले थीटा मान चुके तो उसको हमने क्या मान लिया, अल्फा। तो ये आ जाएगा dB cos अल्फा। अब dB cos अल्फा का ये कंपोनेंट निकालो तो वो कितना आ जाएगा, dB cos अल्फा और cos थीटा। और वैसे तो पता है y डायरेक्शन में सब कैंसिलेशन होना है, दूसरा जो कंपोनेंट निकालोगे वो ऊपर की तरफ आएगा और वो आ जाएगा dB cos अल्फा sin थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हम लोगों ने पहले क्रॉस चेक कर लिया था कि y डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीग्रेट करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन के कंपोनेंट हमें मिल गए, ठीक। अब इन्हीं को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर हमें x डायरेक्शन की टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए Bx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल dB sin अल्फा। और अल्फा पता है हम लोगों ने किसको माना था, अल्फा हम लोगों ने इसको माना था, थीटा अलग था। तो अगर साइन अल्फा लिखना चाहोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल था, तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर हम लोग यहां से साइन अल्फा लिखना चाहेंगे तो पहले विजुलाइज करना ट्रायंगल कैसा था। ट्रायंगल था कि हम लोगों ने ये जो ट्रायंगल हम लोगों ने लिया था तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे। ये लेंथ कितनी थी, x थी, और ये वाला एंगल था 90, और ये कितना था r के इक्वल, और ये लेंथ कितनी थी √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल, और इस एंगल को माना था अल्फा। तो साइन अल्फा को लिख सकते हैं r अपॉन दिस, और dB की वैल्यू पुट कर दो तो dB हम लोग पहले से लिख चुके थे। dB कितना था, dB की वैल्यू थी ये लिखिए μ0I r d थीटा अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो। √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तो लिखेंगे, क्या हुआ,
डीएल है ना, डी थीटा क्रॉस आर भी तो करेंगे, आर है तो नीचे स्क्वायर कर दिया ना, राइट। तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो डीबी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जैसे इस रिंग में मूव करेंगे तो वेरी क्या करेगा, थीटा वेरी करेगा। तो थीटा अगर वेरी करेगा तो बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, तो ये बचेगा डी थीटा, बाकी सब बाहर निकाल लो। तो म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 बचेगा इंटीग्रल डी थीटा, और उसकी जब लिमिट लगाएंगे तो 0 से पाई तक, तो वो बचेगा पाई। तो ये पाई और पाई कैंसिल हुआ और ये रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ऐसे बात हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे। कैसे? इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बोल सकते थे। पूरी रिंग थी तो इधर बनाया था म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और आधी हो गई तो इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड भी तो आधी हो जाएगी। तो ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे। अब कैलकुलेट करते हैं कि इस रिंग की वजह से जो ये वाली डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी आएगी। तो वो हम लोगों ने लिखा था डीबी कॉस अल्फा साइन थीटा, डीबी कॉस अल्फा साइन थीटा। तो ये डायरेक्शन कौन सी थी? जेड डायरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं बी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी, कितना था एक बार दिखा देता हूं, डीबी कॉस अल्फा साइन थीटा, डीबी कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा साइन थीटा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। डीबी कितना था? डीबी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और आर डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था, चेक कर सकते हो, इनटू कॉस अल्फा। तो जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था ये वाला, तो इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा कितना आएगा? x अपॉन दिस, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते, तो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा, वो वैसे लिख देते हैं। ओके, ठीक। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, क्योंकि पूरे सर्किल अगर कवर करना है तो इस पूरे कवर करना है, थीटा कहां से जाएगा? 0 से पाई तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा ही तो केवल वेरिएबल था, तो म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और एक एक्स भी बाहर आ जाएगा, और अंदर केवल बचना है साइन थीटा डी थीटा एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा आएगा। तो दिस इज म्यू नॉट आई आर इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, एक माइनस कॉस थीटा आएगा। तो अपर लिमिट लगाओगे तो कॉस पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट लगाओगे तो कॉस 0, कॉस पाई -1, कॉस 0 1, तो -1 कितना हुआ? -2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो +2, एक 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई इंटू आर इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब अगर विजुअलाइजेशन में थोड़ा वीकनेस आ रही है तो लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके, अब मैं इस विजुअलाइजेशन को समझाने की कोशिश करता हूं, राइट, और आई थिंक इजिली समझ जाओगे इसको। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो, राइट, तो एक पेपर की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं कि विजुअलाइजेशन कैसा था। सारा खेल तो उसी का है, बाकी कंपोनेंट करना किसको नहीं आता है? सबको आता है। ओके, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर को मैं कुछ ऐसे फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाता हूं, ऐसे फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाता हूं। तुम भी घर में कर लेना, पहले सीख लो फिर कर लेना, तो ये विजुअलाइजेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, दिख रहा है?
ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब कुछ इसी के रेडियस के बराबर का मैं कुछ ये ओके इतना इस रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग बना लेते हैं। एक्चुअली ये हम लोगों की रिंग थी। विजुलाइजेशन थोड़ा सा इजी, घर में करके देखना। ये हमारे पास रिंग थी और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। हम लोगों ने क्या किया था, थीटा एंगल पर, इस एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था जिसने कि यहां पर एंगल बनाया था डी थीटा, और इस पर करंट ऐसे जा रही थी। तो ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रखता, ऐसे ध्यान से सुनना, इसको बोल देता हूं मैं O, इसको बोल देता हूं A, और एक पॉइंट ये जो था इसको मैं P बोल देता हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट था P और ये ट्रायंगल में अलग बना लेता हूं। ये कुछ ऐसा था, तो ये O था, ये A था और ये वाला पॉइंट था P, और P जितनी दूरी पर था वो X था, तो इसको हम लोगों ने मान लिया X, और ये वाली जो लेंथ थी वो R के इक्वल थी, और ये वाला जो एंगल बन रहा था वो अल्फा था, तो ये वाला जो एंगल आ गया वो अल्फा आ गया। मतलब इस ट्रायंगल का विजुअलाइजेशन ये हो गया। ठीक, ये घर में करके देख सकते हो, बहुत आराम से समझ में आएगा। हम लोगों ने जो यहां पर एलिमेंट लिया था ये, तो वो एलिमेंट ऐसे परपेंडिकुलर था यहां पर ऐसे, तो ये जो तुम्हें आर वेक्टर दिख रहा है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट। और इस एलिमेंट की जो लेंथ आई थी उसको हम लोगों ने कितना लिखा था, इसको हम लोगों ने लिखा था आर डी थीटा, आर के इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को बड़े आराम से लिख दिया था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और dl साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये थी कितनी, ये वाली, ये r था, ये x था, तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी डिस्टेंस थी, तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, तो वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुमको गया साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, तो चूंकि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर थे परपेंडिकुलर, तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो डीबी का विजुलाइजेशन से पार्ट समझ में आ गया, राइट। ये आराम से घर में कर सकते हो। अभी नेक्स्ट विजुलाइजेशन जो बहुत जरूरी वो समझाता हूं। अगर डीएल ऐसे था, जिसको हम डीएल बोलते हैं, वो आर डी थीटा लिखा, एक्चुअली ये डीएल वेक्टर था, ये वाला ऐसे, तो ये क्या था, डीएल था, ये वाला क्या था, ये डीएल था। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये था ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया, ऐसे। तभी मैंने बोला था कि एक कंपोनेंट तो एक्सिस के अलोंग आ जाएगा और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो इसी प्लेन में आएगा। तब मैंने बोला था दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड ये आई थी उसका हम लोगों ने ये एंगल अल्फा मान लिया था, तो ये आ गया था डीबी कॉस अल्फा और ये हो गया डीबी साइन अल्फा। फिर इस अब इधर आ गया डीबी साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में क्या, डीबी साइन अल्फा, और फिर मैंने बोल दिया ये एंगल थीटा था, तो इसका ये कंपोनेंट आ गया डीबी साइन अल्फा कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ गया डीबी साइन अल्फा साइन थीटा। बस इंटीग्रेट कर ले, तो ये विजुलाइजेशन का पार्ट है, तो ये घर में करो तो ये बात समझ में आ जाएगी। आप चाहो तो वेक्टर मेथड से कंप्लीट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर मेथड चाहो तो डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। एक बार वेक्टर मेथड इसका डिस्कस करते हैं तो डायरेक्टली आंसर आएगा कि वहां पर वेक्टर मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, ध्यान से सुनना। हमारे पास जो रिंग थी उसको मैंने ऐसे बना लिया, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस था। अब 3D तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये था हम लोगों का जेड एक्सिस था। ठीक, अब उसको समझते रहना क्या है,
हम लोगों ने थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला, और उसने जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया वो था डी थीटा। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में और बना देता हूं। इस रिंग को अगर मैं यहां पर बिल्कुल फ्रंट से बनाता ऐसे, तो ये ऐसी रिंग थी एक्चुअली, ये वाली रिंग है। इसका जो सेंटर था वो यहां पर था, जो हमने एलिमेंट लिया था वो थीटा एंगल पर लिया था, ये वाला एलिमेंट ये था। उस एलिमेंट ने यहां पर जो एंगल सबटेंड किया था वो डी थीटा था, और ये वाली जो एक्सिस थी ये वाई एक्सिस थी, और ये वाली जो एक्सिस थी वो जेड एक्सिस थी, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक, मैंने बोला खतरनाक है सब कुछ, विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, अब यार मेरा मन था कि क्यों इतना सारा विजुअलाइज करने, कुछ काम वेक्टर से भी करवा लेते हैं। ठीक, वेक्टर अपने आप ही रिजल्ट दे देगा, क्यों उसको क्रॉसवर्ड को खोलें और सब वैल्यू पुट करें। अब यहाँ चूंकि मैनुअली करना डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्यों ना वेक्टर फॉर्म में किया जाए। तो हमें जब बायो-सेवर्ट लॉ लगाना था, मैग्नेटिक फील्ड लिखनी थी टोटल, तो डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर लिखना था अपॉन आर क्यूब। तो हमें डीएल वेक्टर चाहिए और आर वेक्टर चाहिए। एक्चुअली डीएल वेक्टर ये था, एक्चुअली डीएल वेक्टर ये था। तो अगर हम डीएल वेक्टर लिखना चाहते हैं तो पहले तो हम उसका लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड, और वो कितना है आर, फिर हम उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। ये बात मैं सर्कुलर मोशन बहुत जगह बता चुका हूं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। तो इस डायरेक्शन का अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करता, मान लो ऐसे बनाता, यूनिट वेक्टर था तो उसकी उस यूनिट वेक्टर को लिख दिया ई टेंजेंशियल, और कैप बना दिया, मतलब उसकी लेंथ 1 के इक्वल है। ठीक है, इस डायरेक्शन का हमें यूनिट वेक्टर लिखना था। ठीक है, तो अब बात आती है यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाए। तो ये थी टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, नो प्रॉब्लम। ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया। इसका मतलब इसने जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाया होगा वो थीटा। तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ गया होगा, ईटी कॉस थीटा, और ईटी का मैग्नीट्यूड था 1, मतलब 1 कॉस थीटा, यूनिट वेक्टर था ना। इसका ये वाला कंपोनेंट आ गया होगा 1 साइन थीटा, मतलब ईटी वेक्टर इज सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन थी जेड एक्सिस और ये डायरेक्शन थी माइनस वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस साइन थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा जे कैप, और ये था कॉस थीटा के कैप, तो प्लस कॉस थीटा के कैप। ये हमें मिल गया क्या, डीएल। ओके, ये डीएल वेक्टर हमको मिल गया, कुछ काम हल्का हुआ। अब लिखते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर था क्या, मान लो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इस डीएल की वजह से, तो यही तो हम लोगों का आर वेक्टर होगा। भाई जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और जिसकी वजह से निकालनी, तो उन्हीं दोनों को मिलाने वाला वेक्टर ही तो आर कहलाता है। तो हम आर वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो एपी वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर होगा। एक्चुअली एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। वैसे एक बात पता होगा, हम एपी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो पी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन कर दो। ओके, तो यार यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इस यही वाला पॉइंट तो था, ये वाला, अगर ये आर था तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ये आर कॉस थीटा आएगा और ये आर साइन थीटा आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो कितना है, आर कॉस थीटा जे कैप और प्लस आर साइन थीटा के कैप। अगर हम ये वाला वेक्टर लिखना चाहें, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर,
तो जैसे मान लो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो क्या लिखते हो पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसके कोऑर्डिनेट थे कितने, इसके कोऑर्डिनेट थे 0, कॉमा आर कॉस थीटा, कॉमा आर साइन थीटा। पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो उसके कोऑर्डिनेट तो ये थे। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कर दो। ये लेंथ कितनी थी x, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो आ गया एक्स आई माइनस ये वाला पोजीशन वेक्टर हमें सब्सट्रैक्ट कर देना। तो ये पोजीशन वेक्टर था कितना, मतलब हमें a का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू जो y कोऑर्डिनेट था वो कितना था r cos थीटा, और जो z कोऑर्डिनेट था वो कितना था r sin थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा j कैप और प्लस r sin थीटा k कैप। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो माइनस r cos थीटा j कैप और माइनस r sin थीटा k कैप। मिल गया, r भी मिल गया, हमें क्या मिल गया dl भी मिल गया, तो हम dl क्रॉस r भी लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज को जगह लिख लेते हैं एक्चुअली। हमें निकालना था dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो पहले हम लोग dl को लिख लेते, तो dl वेक्टर को लिख लेते तो 0 i कैप माइनस r साइन थीटा d थीटा j कैप प्लस r cos थीटा d थीटा k कैप। ये क्या लिख लिया dl, फिर हम लोग लिख लेते हैं r, तो x i कैप माइनस r cos थीटा j कैप और माइनस r sin थीटा k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो पता होगा कैसे करना होता है, पहले i लिख लेते हैं वो कंपोनेंट निकाल लेते, तो i कंपोनेंट निकालेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो बन जाएगा r स्क्वायर। फिर हमें लिखना होगा j कंपोनेंट, तो जब j कंपोनेंट लिखेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, तो j कंपोनेंट आ जाएगा r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये कुछ गलत कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ जाएगा आर एक्स कॉस थीटा डी थीटा और माइनस आ जाएगा 0। आर स्क्वायर जब आई कंपोनेंट लिखा होगा तो यहां पर एक डी थीटा भी आएगा, राइट, आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक, ये हम लोगों ने लिख लिया जे कंपोनेंट। अब लिखना है के कंपोनेंट, तो के कंपोनेंट लिखेंगे तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा आर एक्स साइन थीटा डी थीटा और ये के क्या। तो हमें आई जे के में अपने आप ही सारा रिजल्ट मिल गया, तो सीधे हम आई कंपोनेंट लिख लेंगे जे कंपोनेंट लिख लेंगे के, तो बी एक्स बी वाई बी जेड की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगी। तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला था उसमें पुट करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या था, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक, और आर क्यूब का मतलब था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और डीएल क्रॉस आर ये लिखा हुआ है, तो डीएल क्रॉस आर आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा आई कैप और प्लस आर एक्स कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, और फिर हम लोग यहां से लिख सकते हैं प्लस आर एक्स साइन थीटा डी थीटा की कैप। अब सीधे सीधे x वाली अलग कर लो, y वाली अलग कर लो, z वाली अलग कर लो, तो पहले हम लोग dbx लिख लेते हैं। dbx मतलब जो i के साथ लिखा होगा dbx आ कितना, एक तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, केवल
ये बाहर वाला लिख लिया, और साथ में था आर स्क्वायर, उसको भी लिख लो, ठीक। और बचेगा कितना, डी थीटा। ये तो आ गया एक्स वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वाई वाली लिखना चाहोगे तो कितनी आएगी, डी बी वाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो सब में आना था, लेकिन यहां से एक आर भी आएगा, एक एक्स भी आएगा, और बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। ये एक्स वाला कंपोनेंट आ गया, डिफरेंस है। अभी टोटल नहीं, इंटीग्रेट करेंगे टोटल आएगी। अब क्या करते हैं, जेड वाली भी लिख लेते हैं कौन सी वाली, के कैप, तो दिस इज डी बी जेड मतलब के कैप, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये तो सब में लिखा था, एक आर भी आएगा, एक एक्स भी आएगा, और बचेगा साइन थीटा डी थीटा। तीनों डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप एक्सक्लूड हो गए। हमें क्या निकालना था, टोटल। तो अगर हमें बी एक्स निकालना था तो इसी को इंटीग्रेट कर दो, इसको तो इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट कांस्टेंट था, आई कांस्टेंट था, आर स्क्वायर कांस्टेंट था, 4 पाई कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 कांस्टेंट था, बचेगा इंटीग्रल डी थीटा। और लिमिट्स क्या थी, लिमिट्स क्या थी, लिमिट थी 0 से पाई, तो ये तो आ जाएगा पाई, और पाई से कैंसिल हो गया, तो हमें सीधे मिल गया बी एक्स, कितना, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन पाई कैंसिल हुआ, और नीचे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या मिल गया, सीधे सीधे हमको मिल गया बी एक्स। ओके ओके, अब आते हैं बी वाई पर। तो जब हम लोग बी वाई लिखेंगे तो बी वाई इज इंटीग्रल डी बी वाई, इंटीग्रल डीबी वाई की, इस डीबी वाई की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई इंटू आर एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब ये तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रल, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा। तो हम सीधे ही लिख लेते हैं हम लोग, अगर बार बार क्यों, समझ तो गए होंगे ना। तो इस इंटीग्रल को हटा देते हैं और सीधे बोल देते हैं क्या, कि cos थीटा का इंटीग्रल आएगा sin थीटा, और लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, तो sin पाई माइनस साइन 0, तो sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0, इसका मतलब ये तो पहले ही पता था कि y डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। ओके ओके, अब आते हैं इस वाले कंपोनेंट पर। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था z डायरेक्शन की टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई इंटू आर एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटीग्रल साइन थीटा, वो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और 0 से पाई लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा 2, तो दिस इज 2। तो ये रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट आई आर एक्स अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसका मतलब एक तो जेड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और एक एक्स वाली एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर रिंग हमारे पास ऐसी थी तो एक ये वाले एग्जिस्ट करेगी और एक ये वाले, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो ध्यान से सुनना, एक मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आया वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आया एक्स डायरेक्शन और एक आ गया जेड डायरेक्शन में। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, ये वाली थी बी एक्स और ये वाली थी बी जेड, और इस एंगल को कुछ मान लेते हैं बीटा। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था बी जेड और बेस की वैल्यू थी बी एक्स। एक अच्छा विजुलाइजेशन, एक अच्छा वेक्टर मेथड, मतलब वेक्टोरियली हमने सॉल्व किया, उसने अपने आप तोड़ के दे दिया कि लो ये एक्स एक्सिस वाला था, ये वाई एक्सिस वाला था और ये जेड एक्सिस वाला था, राइट। तो आई होप इस लेक्चर को समझने के बाद विजुलाइजेशन पार्ट थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, और जैसे ये सवाल कर ले तो बाकी सवाल तो अपने आप ही इजी लगेंगे।